नमस्कार। आज का टॉपिक है नियो कॉलोनियल शैडोज, यानी कि नियो मतलब न्यू, कॉलोनियल मतलब औपनिवेश या उपनिवेश, या शैडोज का मतलब जो छाया, इसकी जो काली छाया है, यानी कि ये आपको याद दिलाता है उस दौर की जब कभी जो है 1950 के पहले जब कई देश जो है स्वतंत्र नहीं हुए थे, तो उस समय जो उपनिवेशवाद का एक दौर था उसी के बारे में जो है ये एक याद दिलाता है। हम लोग इसके बारे में डिटेल पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम जो एक भूमिका देना चाह रहे हैं वो आप सुनिए। क्या ट्रंप की ग्रीनलैंड खरीद की बात ने एक नए जलवायु युद्ध का बिगुल बजा दिया है? जानिए कैसे। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। मैं हूं आपके साथ अमिताभ आनंद और आज हम द हिंदू के एक बेहद विचारों उत्तेजक एडिटोरियल पर गहराई से चर्चा करेंगे जिसका शीर्षक है नियो कॉलोनियल शैडोज। ठीक है। यह लेख सिर्फ ट्रंप की एक टिप्पणी से कहीं ज़्यादा है। यह हमें दिखाता है कि कैसे ट्रंप की नव औपनिवेशिक सोच, कैसे उन्होंने दावोस में ग्रीनलैंड को खरीदने का सुझाव देकर अपने सहयोगी देशों को चौंका दिया है। आर्कटिक का जो बदलता भूगोल, इसके बारे में, आर्कटिक यानी कि जो ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कैसे आर्कटिक की बर्फ पिघला रही है और नॉर्दर्न सी रूट को खोल रही है, जिसके आर्थिक और भू राजनीतिक मायने हैं। संसाधन राष्ट्रवाद का उदय एक दूसरा पहलू है, जिसे मतलब कैसे देश अब वैश्विक सहयोग की बजाय अपने लिए संसाधनों पर कब्जा करने की होड़ में है। ग्रीनलैंड के खनिज, खासकर रेयर अर्थ, इसमें क्यों अहम है। और तीसरा जो पहलू है वो चीन की बढ़ती ताकत, कैसे ट्रंप की नीतियां जाने अनजाने में अमेरिका के सहयोगियों को चीन की ओर धकेल रही है, जिससे चीन एक पूर्ण स्पेक्ट्रम महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। और चौथा है अमेरिकी नियमों का उल्लंघन, कैसे खुद अमेरिका ही उन नियम आधारित व्यवस्थाओं को कमज़ोर कर रहा है जिन्हें उसने युद्ध के बाद स्थापित किया था। आज हम इन्हीं सभी जटिल पहलुओं पर बारीकी से नज़र डालेंगे ताकि आप इस लेख के या इस एडिटोरियल के हर संदेश को समझ सके। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं यह गहन विश्लेषण। तो इसका जो शीर्षक है न्यू कॉलोनियल शैडोज, और इसका उप शीर्षक यानी कि सब हेडलाइन जो है, डोनाल्ड ट्रंप इज ड्राइविंग द यूएस एलाइज टुवर्ड्स चाइना विथ हिज एंटिक्स। ये हम लोग दो चीज़ इसमें समझेंगे, ये शैडोज और ये एंटिक्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है हम लोग एक बार वर्ड्स की तरफ चलते हैं। वर्ड्स देख लेते हैं आज के क्या क्या है। नियो कॉलोनियल अभी जस्ट बताया कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म है यूजिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल कंट्रोल इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट रूल। पहले डायरेक्ट रूल किया जाता था, लेकिन अब जो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल कंट्रोल किया जाता है। ये एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ कॉलोनलिज्म है। ये नियो कॉलोनलिस्ट कहते हैं, इंपीरियलिस्टिक कहते हैं, नियो इंपीरियल या हेजीमोनिक। इसका एंटो हो जाएगा एंटी कॉलोनियल, डी कॉलोनियल, इंडिपेंडेंट या सॉवरेन। पोस्चरिंग का मतलब होता है रवैया या रुख, ठीक है ना, यानी कि पोजिंग, ग्रांड स्टैंडिंग, शो बॉटिंग या फिर अफेक्शन। इसका एंटो हो जाएगा सिंसियरिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस या जेन्युइननेस। साल्वो का मतलब जो होता है वो शुरुआती हमला जिसको कह सकते हैं, या बैराज या वॉली या फिर ऑनस्लॉट या फिर ओपनिंग शॉट। इसका एंटो सीज फायर, ट्रूस, रिकॉन्सिलिएशन या पीस। आयरनी का जो मतलब होता है विडम्बना होता है, यानी कि पैराडॉक्स, सार्केज्म या इनकॉन्ग्रुइटी या मॉकरी। इसका एंटो हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सिंसियरिटी, लॉजिक, कंसिस्टेंसी। जियोपॉलिटिकल यानी कि भू राजनीतिक, कई बार चर्चा हो चुकी है इसके बारे में। जियो स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक, इंटरनेशनल रिलेशंस या पावर पॉलिटिकल। और इसका एंटो हो जाएगा डोमेस्टिक, लोकल, अपॉलिटिकल या नॉन स्ट्रेटेजिक। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है घुसपैठ या अतिक्रमण, इंट्रूजन, इन्फ्रिजनमेंट या फिर ट्रेसपास या फिर इन्वेजन। इसका एंटो हो जाएगा विड्रॉल, रिट्रीट, रिस्पेक्ट, नॉन इंटरफेरेंस। सॉवरेंटी का मतलब होता है संप्रभुता, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता या सर्वोच्च शक्ति। तो इसका
साइनो हो जाएगा इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, सुप्रीमेसी, एंटो होगा इंडिपेंडेंस, सब्जुगेशन, कॉलोनियलिज्म या सब ऑर्डिनेशन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण या निकासी करना खनिज या संसाधनों का, तो माइनिंग, एक्सप्लॉइटेशन या फिर हार्वेस्टिंग या फिर क्वेरिंग। और इसका एंटो हो जाएगा प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन या रिस्टोरेशन। रिसोर्स नेशनलिज्म का मतलब होता है पॉलिसी ऑफ असर्टिंग नेशनल कंट्रोल। ये जो नीति होती है अपना खुद का जो राष्ट्र का कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, ऑफन रेस्ट्रिक्टिंग फॉरेन एक्सेस, ठीक है ना, जिसमें ना फॉरेन एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो इसको रिसोर्स प्रोटेक्शनिज्म कह सकते हैं, इकोनॉमिक नेशनलिज्म कह सकते हैं, कमोडिटी सॉवरेंटी कह सकते हैं। और इसका एंट हो जाएगा ग्लोबलिज्म, फ्री ट्रेड, लिबरलाइजेशन, इंटरनेशनलिज्म। आगे बढ़ते हैं, रूल्स बेस्ड सिस्टम यानी नियम आधारित व्यवस्था, इसको लिबरल ऑर्डर, मल्टीलैटरलिज्म, नॉर्मेटिव ऑर्डर या फिर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इसका एंट हो जाएगा एनार्की, यूनिलैटरलिज्म, पावर बेस्ड ऑर्डर या माइट मैक्स राइट। और एलियनेटिंग का मतलब होता है अलग थलग करना, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रेंजिंग, ठीक है, रिपेलिंग या फिर एंटागोनाइजिंग या फिर आइसोलेटिंग। और इसका एंट हो जाएगा यूनाइटिंग, रिकॉन्सिलिंग और या फिर अट्रैक्टिंग या फिर इंडियरिंग। इसका कुछ हम लोग इडियम फ्रेजेस देख लेते हैं। ओपनिंग साल्वो, ओपनिंग साल्वो मतलब ये होता है एक एग्रेसिव एक्शन या स्टेटमेंट, ठीक है ना। फर्स्ट या देखिए फर्स्ट शुरुआती एग्रेसिव यानी कि आक्रामक जो एक्शन या स्टेटमेंट होता है, दैट स्टार्ट्स द कॉन्फ्लिक्ट, जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट करता है या डिबेट स्टार्ट करता है या सीरीज ऑफ अटैक्स स्टार्ट करता है, लाइक द फर्स्ट शॉट फायर्ड इन अ बैटल, ठीक है। फर्स्ट मतलब उसको कहते हैं ओपनिंग साल्वो। तो संघर्ष या विवाद की शुरुआत में किया गया पहला आक्रामक कदम या बयान। तो जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, ट्रम्प्स रिन्यूड सजेशन यानी कि ट्रम्प का जो नया सुझाव है, ठीक है, टू परचेज ग्रीनलैंड को परचेज करने का, इसी एडिटोरियल से लिया गया है। कुड मार्क द ओपनिंग साल्वो, ये जो है ना एक मतलब कि शुरुआती साल्वो, एक हमला हो सकता है ऑफ ग्रेट पावर क्लाइमेट वॉर्स, यानी कि ओपनिंग साल्वो हो सकता है। दैट मीन्स क्या हो गया कि पहला कारण या पहला कदम हो सकता है ग्रेट पावर क्लाइमेट वॉर्स का, यानी कि ये जो महाशक्तियों का जो एक ये जलवायु युद्ध होने वाला है या हो सकता है, इसका संभावना है, तो उसका ये ओपनिंग साल्वो हो सकता है। मतलब उसकी शुरुआत एक तरीके से एक क्या कहेंगे, एक ये कह सकते हैं जो शुरुआत करने की एक जो जैसे चिंगारी लगाते हैं ना, तो उसी तरह ये एक चिंगारी के रूप में हो सकता है ये, ठीक है। तो नियो कॉलोनियल शैडोज जो है उसका मतलब देखते हैं। तो इसका मतलब लेंजरिंग और हिडन इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, यानी कि आधुनिक समय में, ठीक है, पुराने औपनिवेशिक प्रभावों की बची खुची या छिपी हुई छायाएं हैं, ठीक है ना, यानी कि गहरे असर के अवशेष जिसको कह सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये जो नियो कॉलोनियल शैडोज जो है ये सजेस्ट करता है ट्रम्प का एक्शन को, ये ट्रम्प का एक्शन जो है ना कास्ट लॉन्ग आउटडेटेड कॉलोनियल वाइब्स ओवर करेंट जियोपॉलिटिक्स, यानी कि ये जो करेंट जो है वर्तमान में जो करेंट जियोपॉलिटिक्स है उसमें जो है ये क्या कहते हैं ट्रम्प का जो एक्शन है, ठीक है, वो क्या मतलब कि एक तरीके से एक लंबे समय से आउटडेटेड पुराना पड़ चुका जो कॉलोनियल वाइब्स है, जिसको उसका असर जो है वो मतलब उस पर छाया हुआ है, ठीक है ना। तो औपनिवेशिक छायाएं कह सकते हैं या छाया कह सकते हैं। शो द सीड्स का मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, या सो द सीड्स का जो मतलब होता है कि जैसे बीज बोते हैं किसी चीज़ का ना, तो उसको शुरुआत करते हैं आप। तो टू स्टार्ट और प्लांट द बिगिनिंग ऑफ समथिंग, ठीक है ना, लाइक प्लांटिंग सीड्स दैट विल ग्रो लेटर। एग्जाम्पल देखिए, इन डूइंग सो, ऐसा करके, इट मे हैव सोन द सीड्स ऑफ अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया जो विश्व की व्यवस्था है उसका जो एक शुरुआत करने की या उसका बीज को बोया है ऐसा करके, ठीक है। नजिंग दैम टूवर्ड्स, यानी कि किसी को उसके उस तरफ धकेलना एक तरीके से ना, तो जेंटली मतलब कि बहुत ही धीरे से या बड़ा सॉफ्टली जो है ना, बट स्टिडली लेकिन लगातार, पुशिंग धकेलना या इनक्रेज करना, प्रोत्साहित करना, समवन या समथिंग को इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक दिशा में, ठीक है ना। ये फिगरेटिव यूज़ है। नज का मतलब लाइट पुश विथ एल्बो, किसी को ना कोहनी से आप किसी को पुश करते हैं, ढकेलते हैं,
तो किसी को धीरे धीरे लेकिन लगातार किसी दिशा की ओर धकेलना या प्रेरित करना। तो यहाँ कह रहा है आयरोनिकली, ये विडंबना है कि बाय एलिनेटिंग एलाइज, यानी कि जो सहयोगी दल हैं या सहयोगी देश हैं उनको जो है अलग थलग करके मिस्टर ट्रम्प जो है वो उनको यानी कि सहयोगी देशों को जो है वो बीजिंग की तरफ धकेल रहे हैं। ठीक है, फ्रेमिंग, ठीक है, एज मतलब फ्रेमिंग का जो मतलब है ये एक देखने के सेंस में है यहाँ पर, प्रेजेंटिंग और डिस्क्राइबिंग समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे टू इन्फ्लुएंस हाउ अदर्स सी इट। ठीक है ना, कि कैसे दूसरा कोई देखता है, मतलब किसी घटना या गतिविधि को एक खास नज़रिए से पेश करना ताकि लोग उसे उसी तरह देखें, यानी कि किसी चीज़ को फ्रेम करते हैं। तो सच एक्टिविटी इज़ ईजिली फ्रेम्ड एज स्ट्रेटेजिक इंक्रोचमेंट। इस तरह की जो गतिविधि जो है ना उसको आसानी से जो है ना देखा जा सकता है या उसको प्रस्तुत किया जा सकता है एक स्ट्रेटेजिक इंक्रोचमेंट के रूप में इनटू अमेरिकाज स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि अमेरिका के जो प्रभाव क्षेत्र में जो चीन की जो गतिविधि है उसका एक तरीके से अतिक्रमण है, रणनीतिक अतिक्रमण है चीन का वो ये जो गतिविधि है। ठीक है, तो उसके रूप में पेश किया जा सकता है इसको। स्टेजिंग ग्राउंड का जो मतलब होता है वो ऐसा मतलब कि ये एक ऐसा प्लेस होता है, ये सिचुएशन होता है जिसका यूज़ किया जाता है एक बेस के रूप में, एक आधार के रूप में, एक प्लेटफॉर्म के रूप में, ताकि लॉन्च किया जा सके, ये प्रिपेयर किया समथिंग बिगर, कुछ बड़ा करने के लिए। खासकर ये जो होता है ये मिलिट्री के सेंस में ज़्यादा होता है ओरिजिनली जो है, अ प्लेस टू स्टेज ट्रूप्स और इवेंट्स, एक ऐसा जगह जहाँ पर आप सैनिकों को रख सकते हैं। ठीक है, तो किसी बड़ी कार्रवाई या विचार को शुरू करने या तैयार करने का आधार या मंच। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक उदाहरण, दावोस एपियर दिस ईयर, ऐसा लगा इस ईयर जो दिखने में आया कि एज ए स्टेजिंग ग्राउंड, एक स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में सामने आया है फॉर रिसर्जेंट रिसोर्स नेशनलिज्म, यानी कि रिसर्जेंट रिसोर्स नेशनलिज्म के रूप में सामने आया है। इसके बारे में हम आपको डिटेल में चर्चा करेंगे रिसर्जेंट रिसोर्स नेशनलिज्म के बारे में। फुल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कवरिंग और इन्वॉल्विंग एवरी एस्पेक्ट और कंप्लीट रेंज। ठीक है, लाइक ए फुल कलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, जिसमें मिलिट्री हो जाएगा, इकोनॉमिक हो जाएगा, डिप्लोमेटिक हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल हो जाएगा, यानी कि सभी क्षेत्र, चाहे वो सैन्य हो, आर्थिक हो, कूटनीतिक हो, ठीक है, में पूर्ण रूप से सक्षम या व्यापक, जो कि चाइना आज हो रहा है या हो चुका है। ठीक है, तो इसी के बारे में ये है। आगे चलिए, हो गया। तो नियो कॉलोनियल शैडोज, तो शैडोज का जो मतलब है वो हमने आपको बताया कि क्या होता है शैडोज का मतलब। ठीक है, तो शैडोज जो होता है वो होता है एक डार्क इन्फ्लुएंस। क्या होता है इसका मतलब? अ डार्क इन्फ्लुएंस, मतलब एक मतलब कि बुरा प्रभाव या साया। ठीक है ना, तो ये खासकर जो लिटरेचर या मतलब कि पॉलिटिक्स में जो है ना, जो शैडो का इस्तेमाल जो होता है अक्सर किसी ऐसे चीज़ के लिए किया जाता है जो डरावनी हो या जिसका अतीत जो है वो बुरा हो। ठीक है, तो यहाँ जो अर्थ है नियो कॉलोनियल शैडोज का, उसका मतलब है कि ट्रम्प की जो बातें हैं उपनिवेशवाद के, उस बुरे दौर की याद दिलाती है जब ताकतवर देश छोटे देशों को अपनी संपत्ति समझते थे। ये पुराने उपनिवेशवाद की एक काली परछाई की तरह है जो आज के दौर में फिर से दिख रही है। तो उसी को कहा जा रहा है नियो कॉलोनियल शैडोज। ठीक है, इसको आप ओमिनस साइंस के रूप में भी बता सकते हैं, ओमिनस साइंस। ठीक है ना, ओमिनस समझते हैं ना, ओमिनस। ठीक है, साइन, तो ओमिनस साइन मतलब होता है कि संकेत या पूर्व आभास जिसको कह सकते हैं, मतलब कि एक भविष्य में कुछ बुरा होने वाला हो या जिसके संकेत अभी से मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है शैडोज का। ठीक है, और जो दूसरा मीनिंग जो हम यहाँ पर एंटिक्स घेरे हुए हैं उसके बारे में बताएंगे, लेकिन इसको देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रम्प इज़ ड्राइविंग द यूएस एलाइज, यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं यूएस के जो सहयोगी हैं उनको किस तरफ धकेल रहे हैं, किस तरफ उनको मतलब कि ड्राइव कर रहे हैं चाइना की तरफ, विथ हिज एंटिक्स। एंटिक्स का मतलब समझिए, एंटिक्स जो होता है इट रेफर्स टू अ बिहेवियर दैट इज सिली, या फिर आप कह सकते हैं एक्सेंट्रिक या अनप्रिडिक्टेबल या आउटरेजियस टाइप का जो होता है। ठीक है, इट ऑफन डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट आर इंटेंडेड टू बी फनी और टू ड्रॉ
attention. बट इन अ प्रोफेशनल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अगर प्रोफेशनल और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आप इसको देखेंगे तो इट यूजुअली इम्प्लाइज अनप्रोफेशनल और फुलिश बिहेवियर। ठीक है, तो इसको हिंदी में कह सकते हैं अजीबो गरीब हरकतें या बचकानी हरकतें, ठीक है ना, या तमाशा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो इसका साइनो इसका अगर देखेंगे तो स्कैपेडेज, मैं लिख देता हूँ स्कैपेडेज को, ESCAP, ठीक है ना, ADES, स्कैपेडेस या कैप्रिसियस बिहेवियर कह सकते हैं, प्रैंक्स भी कह सकते हैं, मजाक या शरारत। ठीक है, तो जैसे आप एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा, ये मैं हटाता हूँ। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको एंटिक्स में, जैसे द ऑडियंस, ठीक है, लाफ्ड एट द क्लाउन्स एंटिक्स। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, दर्शकों ने जोकर की, क्लाउन मतलब जोकर होता है, उसकी अजीबोगरीब हरकतों पर ठहाके लगाना या ठहाके लगाए। तो एंटिक्स का मतलब अजीबोगरीब हरकतें या तमाशा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो बड़ा अनप्रोफेशनल हो, अगर इसको पॉलिटिकल एग्जाम्पल देखेंगे तो जैसे द डिप्लोमेट वॉज वरीड दैट द प्रेसिडेंट्स एंटिक्स वुड रुइन द पीस टॉक्स। यानी कि राजनयिक को चिंता थी कि राष्ट्रपति की बचकानी हरकतें या अनप्रोफेशनलिज्म जो है उनकी शांति वार्ता को बिगाड़ देंगी। तो इस टाइप से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसको पूरा, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना इसको, आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स न्यू कॉलोनियल पोस्चरिंग, पोस्चरिंग मतलब वही बताएं, रुख या रवैया, एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब विश्व आर्थिक मंच जिसको कह सकते हैं आप, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही कहेंगे, इन डावोस स्विट्जरलैंड में, कुड मार्क द ओपनिंग साल्वो ऑफ what may be termed great power climate wars, an irony given that it is being waged by a climate change denier। ठीक है, अब इसको समझिए, कोशिश कीजिए। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प से यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी है, उनका जो न्यो कॉलोनियल पोस्चरिंग है, जो रवैया है, जो रुख है नव साम्राज्यवाद का, ठीक है ना, या नव उपनिवेशवाद का, एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस में, ये एक बन सकता है, कुड मार्क मतलब एक पॉसिबिलिटी है, कुड मार्क द ओपनिंग साल्वो, ये एक चिंगारी बन सकता है, ऑफ या एक ओपनिंग साल्वो बन सकता है, मतलब शुरुआत करने का एक कारण बन सकता है, ऑफ व्हाट मे बी टर्म, जिसको व्हाट मे बी टर्म जो है एक नाउन क्लॉज है, जिसको आप ऐसे कह सकते हैं, जो कहा जा सकता है एक ग्रेट पावर क्लाइमेट वॉर्स, यानी कि एक ग्रेट पावर यानी कि महाशक्तियों का जो एक जलवायु युद्ध है, जिसको कहा जा सकता है या करार दिया जा सकता है, उसका ये ओपनिंग साल्वो हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डैश दिया हुआ है ये बता रहा है इसको आगे, मतलब कि इसको जो है ना एक तरीके से इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह जो है एक विडंबना है, एक विडंबनापूर्ण ये बात है कि गिवन दैट इट इज़ बीइंग वेज्ड बाय अ क्लाइमेट चेंज डिनायर, क्योंकि ये बात को देखते हुए कि यह जो है, ठीक है, इसको जो छेड़ा जा रहा है, इसको जो किया जा रहा है, वेस्ट किया जा रहा है, किसके द्वारा, क्लाइमेट चेंज डिनायर, यानी कि वो व्यक्ति जो क्लाइमेट चेंज को डिनाई करता है, वो कहता है कि जलवायु परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, लेकिन एक तरफ जो है यह भी बात हो रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके वजह से जो है डेनमार्क यानी कि सॉरी ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड में जो है, जो कि आर्कटिक क्षेत्र में है, वहाँ पर जो है बर्फ़ पिघल रही है, तो उसके वजह से जो है वहाँ एक सी रूट तैयार हो रहा है, जिसके वजह से
अमेरिका चाहता है कि वहाँ अपना पावर बेस बनाए, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि ये किसके द्वारा किया जा रहा है, ये एक ऐसे व्यक्ति जो क्लाइमेट चेंज को डिनाई करने वाला है, और फिर वो यह भी कह रहा है कि वहाँ पर जो है हम अपना पूरा का पूरा एक तरीके से अपना क्षेत्र स्थापित करेंगे, अपना एक दबदबा स्थापित करेंगे, ताकि जो है कोई भी जो जैसे चाइना वगैरह के जैसे शक्ति है वो उस पर उससे जूझने के लिए वो उसका इस्तेमाल कर सके। तो एज ग्लोबल वार्मिंग इज रैपिडली मेल्टिंग आर्कटिक पोलर आइस, इसको आगे देखिए, इसमें जैसे जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग जो है, ठीक है ना, वैश्विक जो ये है परिवर्तन, वार्मिंग जो है इज रैपिडली, वो तेज़ी से जो है मेल्ट कर रहा है, पिघला रहा है आर्कटिक पोलर आइस को, यानी कि आर्कटिक क्षेत्र में जो पोलर आइस मतलब कि आर्कटिक पोलर, पोलर मतलब ध्रुव होता है ना, ठीक है, एक आर्कटिक है एक अंटार्कटिक है, ठीक है, पृथ्वी का दो क्षेत्र जो पोल है आपका, जो कि इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। तो आर्कटिक पोलर आइस जो है उसको पिघला रहा है जैसे जैसे, इट हैज़ शार्पेंड इंटरेस्ट, इसने रुचि को बढ़ा दिया है, इंटरेस्ट को बढ़ा दिया है, शार्पेंड में बढ़ा देना, इन द नॉर्दर्न सी रूट, यानी कि ये जो नॉर्दर्न सी रूट है इसका, ठीक है ना, उसमें जो ना रुचि को बढ़ा दिया है, विच प्रोमिसेस टू कट शिपिंग टाइम, ठीक है, जिस जो वादा करता है या जो मतलब कि शिपिंग टाइम को जो है वो कट करता है, कम करता है, बिटवीन ईस्ट एशिया, वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, यानी कि ये किसके किसके बीच, एक तो आपका जो हो गया इधर ईस्ट एशिया के ईस्ट एशिया हो गया, फिर वेस्टर्न यूरोप हो गया, और फिर नॉर्थ अमेरिका के बीच जो एक शिपिंग टाइम है उसको ये कम करता है, ठीक है ना। द रूट ऑल्सो कैरीज जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, लेकिन यह जो रूट है, यह रूट जो है इसमें जियोपॉलिटिकल यानी कि भू राजनीतिक इसके महत्व हैं। यहाँ कैरीज मतलब ढोना नहीं होता है, यहाँ मतलब इसके जो है ना, इस रूट का अपना एक जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी है, इसका एक महत्व भी है। अब ये महत्व क्या है, इट इनेबल्स टाइटर ट्रेड, इसमें जो है ना ये सक्षम बनाता है टाइटर ट्रेड का, एक कड़ा जो एक ट्रेड का, यानी कि इस क्षेत्र के बीच ही ये देश कर पाएंगे, या फिर मार्केट इंटीग्रेशन को भी जो है बिटवीन चाइना एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जितने भी देश हैं, ठीक है, एक हेमिस्फीयर मतलब एक भाग वेस्टर्न हो गया, एक भाग आपका ईस्टर्न हो गया, ठीक है। तो यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह लीजिए, या चाइना और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बीच एक मार्केट एकीकरण यानी कि बाजार एकीकरण को भी ये इनेबल करता है, ठीक है। ये जो है फिर डैश आ गया, ये बता रहा है आगे कि इसके बारे में, अन आउटकम, ये एक ऐसा परिणाम है जो मिस्टर ट्रम्प जो है हैज़ ऑफन शॉट टू ऑब्स्ट्रक्ट, जिसको हमेशा चाहा है या हमेशा प्रयास किया है इसको बाधा पहुंचाने का या बाधित करने का। एट डावोस, डावोस में क्या हुआ, हिज रेन्यूड सजेशन, उसका जो फिर से एक तरीके से जो सुझाव है, एक नया जो सुझाव है, रेन्यूड सजेशन जो है, दैट द यूएस कुड परचेज, कि अमेरिका जो है वो खरीद सकता है ग्रीनलैंड को। ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, समझ गए ना, कि एट डावोस हिज रिन्यू सजेशन, ये सजेशन के बारे में बता रहा है दैट क्लॉज, ठीक है ना। तो उसका जो रिन्यू सजेशन जो है वो क्या किया है, हैज़ रेटल्ड, इसने जो है ना एलाइज को, जो उसके सहयोगी दल हैं या सहयोगी देश हैं, उसको हिला कर रख दिया है, उसको डरा दिया है, एंड रिवाइव्ड, और फिर से जागृत कर दिया है कॉलोनियल एंजाइटीज़ को, यानी कि जो उपनिवेशवाद के जो चिंताएं थी उसको फिर से जगा दिया है। द रिमार्क कैम इवन एज सारा ऑल्सविक, चेयर ऑफ द इनविट circumpolar council, has said that there is no such thing as a better colonizer, reflecting on over 3 centuries of Danish rule, ठीक है। ये रिमार्क, ये टिप्पणी तब आई है जब सारा ऑल्सविक जो हैं, जो कि अध्यक्ष हैं इनविट सर्कमपोलर काउंसिल के, उसने कहा है कि दैट देयर इज नो सच थिंग एज अ बेटर कॉलोनाइजर, यानी कि कोई बेहतर औपनिवेशवाद या औपनिवेशिक शक्ति जैसा कोई जो है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है ना।
रिफ्लेक्टिंग ऑन, इस बात पर विचार करते हुए, ओवर 3 centuries ऑफ दानिश रूल, यानी कि दानिश शासन का 3 दशक, 3 दशक नहीं 3 शतक के ऊपर चर्चा करते हुए उसने ये बात कही थी। ठीक है, सारा ऑल्सविक ने। तो उस समय जो है ये रिमार्क ट्रंप के द्वारा आया है। दूसरा पैराग्राफ में देखिए, ग्रीनलैंड का स्ट्रेटेजिक वैल्यू जो है, ठीक है ना, जो इसकी रणनीतिक जो वैल्यू है ना, वो अनडिनाइबल है, मतलब जिसको डिनाई नहीं कर सकता, निर्विवाद है, जिस पर कोई विवाद नहीं है, अनडिनाइबल है, इनकार नहीं कर सकते हैं आप इसके वैल्यू को, स्ट्रेटेजिक वैल्यू को। चाइना हैज़ कंडक्टेड ट्रायल कमर्शियल वॉयजेस, चाइना जो है आपका उसने कंडक्ट किया है, यानी ट्रायल मतलब परीक्षण के रूप में कमर्शियल वॉयजेस को, यानी कि कमर्शियल मतलब व्यावसायिक जो यात्राएं हैं, या यात्रा कहिए या फिर जो एक अपना जो माल भेजने का जो एक ये है, तो वो कमर्शियल वॉयजेस को इसने जो है कंडक्ट किया है। कहाँ से? थ्रू द NSR, यानी कि नॉर्थ सी रूट के थ्रू। प्रमोटिंग इट, इसने जो है इसको बढ़ावा दिया है किसके रूप में? एज ए शॉर्टर, एक बहुत ही कम समय वाला या कम दूरी वाला, एंड पोटेंशियली लोअर एमिशन, और संभावित रूप से कम उत्सर्जन वाला, जहाँ पर एमिशन जो है ना गैसों का या उसके वजह से जो प्रदूषण होता है, तो वो भी कम ठीक है होने वाला जो है शिपिंग रूट है ये, ठीक है ना। even though its existence is a product of climate breakdown, भले ही जो है इसका जो एग्जिस्टेंस है वो परिणाम है क्लाइमेट ब्रेकडाउन का, ठीक है ना। क्लाइमेट ब्रेकडाउन मतलब क्लाइमेट का जो चेंज आया है, जिसके वजह से जो है वहाँ की बर्फ़ें पिघल रही है, और इसी वजह से जो है वहाँ एक रास्ता तैयार हो रहा है शिपिंग रूट का, ठीक है। वो इसी वजह से हो रहा है कि क्लाइमेट में चेंज आ रही है, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इवन दो जो है ये आपको बता रहा है, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। इसके बावजूद मतलब कि इसका जो एग्जिस्टेंस है, ये जो रूट जो बन रहा है ना, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो प्रोडक्ट है, यानी कि परिणाम है क्लाइमेट ब्रेकडाउन का। चाइनीज़ फर्म्स हैव ऑल्सो शोन सस्टेन इंटरेस्ट, चाइनीज़ फर्म्स यानी चाइनीज़ की जो कंपनियां हैं उसने भी क्या किया है? ऑल्सो शोन सस्टेन, निरंतर एक रुचि दिखाया है इन ग्रीनलैंड के सिग्निफिकेंट मिनरल वेल्थ पर, यानी ग्रीनलैंड में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल वेल्थ है उस पर जो है रुचि दिखलाया है चाइनीज़ फर्म्स ने, खास करके रेयर अर्थ्स पर, ठीक है। फॉर मिस्टर ट्रम्प के लिए, हु हैज़ वेपनाइज्ड ट्रेड and was forced to moderate tariffs against China due to Beijing's dominance over the rare earth supply chains, such activity is easily framed as a strategic encroachment into America's sphere of influence। यहाँ तक लाइन है ये। तो बोल रहा है कि मिस्टर ट्रम्प के लिए जो है, जिसने कि ट्रेड को वेपनाइज्ड किया, यानी कि हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, एंड वॉज फोर्स्ड, और मजबूर होना पड़ा, टू मॉडरेट में कम करना, टैरिफ्स को, चाइना के विरुद्ध जो टैरिफ्स लगाए गए थे उसको कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों मजबूर हुए? क्योंकि बीजिंग का डोमिनेंस है, वर्चस्व है, किस पर? ओवर रेयर अर्थ सप्लाई चेन्स पर, यानी कि रेयर अर्थ जो सप्लाई चेन्स है, उसकी जो आपूर्ति करता है, उसमें बीजिंग का जो है ना वो दबदबा है। तो उसके वजह से है ना वो फोर्स्ड हुए, ये बाध्य हुए कि वो जो है इस टैरिफ को कम करे। यही है इसका लिवरेज, जो कि इंडिया के पास नहीं है, हमारे पास। तो सच एक्टिविटीज़ इज ईजिली फ्रेम्ड, और इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, इस प्रकार की जो गतिविधि है, यानी कि चाइना का जो ये वहाँ पर जाना और उसके मतलब कि उसका इस्तेमाल करना, या वहाँ के रेयर अर्थ या मिनरल वेल्थ पर जो है अपना इंटरेस्ट शो करना, तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी जो है वो आसानी से दिखाया जा सकता है एज स्ट्रेटेजिक इंक्रोचमेंट, एक रणनीतिक घुसपैठ या अतिक्रमण के रूप में, इनटू अमेरिकाज स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अमेरिका के जो प्रभाव क्षेत्र है उसमें चाइना का स्ट्रेटेजिक इंक्रोचमेंट के रूप में इस गतिविधि को दिखाया जा सकता है या फ्रेम किया जा सकता है। येट, फिर भी, एक्सट्रैक्शन इन ग्रीनलैंड, जो निष्कर्षण होगा ग्रीनलैंड में, मतलब कि जो मिनरल वेल्थ को जो निकाला जाएगा, वुड बी नाइदर ईजी, वो ना तो आसान होगा न ही
अनकॉन्टेस्ट, ना ही इस पर कोई विवाद या इसके मतलब ये लोग इसको जो है ना फाइट करेंगे इसके लिए, ठीक है ना, विरोध करेंगे। अनकॉन्टेस्ट मतलब बिना विरोध का नहीं होगा ये, ठीक है ना, ना तो ये इजी होगा ना ही अनकॉन्टेस्टेड होगा। मच ऑफ द मिनरल वेल्थ, यानी कि मिनरल वेल्थ का अधिकांश जो है ना इज बेरिड डीप अंडर परमानेंट आइस, यानी कि परमानेंट आइस जो अस्थाई आइस है ना, बर्फ है ना, उसके अंदर भीतर तक जो है ना वो दबा पड़ा है। एंड लोकल रेसिस्टेंस, और जो स्थानीय लोगों का जो विरोध है वो भी संभावित है, इज लाइकली। ग्रीनलैंडर्स हैव फॉट लॉन्ग स्ट्रगल्स, जो ग्रीनलैंडर्स जो हैं यानी कि वहाँ के जो लोग हैं उसने जो है लंबा संघर्ष किया है फॉर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉवरेंटी के, ठीक है ना, यानी कि राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता या स्वायत्ता के लिए। और इसने हासिल भी किया है इन्हेंस सेल्फ रूल, एक बढ़ा हुआ एक उन्नत स्वशासन, ओनली इन 2009, केवल 2009 में ही। रिसेंट ओपिनियन पोल्स, ये जो हाल के जो ओपिनियंस पोल हैं, जनमत जो हैं सर्वेक्षण, वो सजेस्ट करता है, सुझाव देता है कि दैट एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, यानी कि अधिकांश जो लोग हैं ग्रीनलैंड के पॉपुलेशन के, ठीक है ना, ग्रीनलैंड के आबादी के अधिकांश जो लोग हैं या हिस्सा जो हैं वो विरोध करते हैं एनी फॉर्म ऑफ अमेरिकन रूल, यानी कि अमेरिका शासन के किसी भी तरीके को वो जो है वो अपोज करते हैं। नेवरदलेस, इसके बावजूद, मतलब कि ये जो एक्टिविटी हो रहा है इसके बावजूद मतलब कि अपोज कर रहा है, ये अपोजिशन है वहाँ के लोगों का, लेकिन इसके बावजूद जो है मिस्टर ट्रम्प ने ये दावा किया है ऑन द साइड लाइन्स ऑफ डावोस। ये साइड लाइन्स समझिए, साइड लाइन्स का मतलब होता है मेन मंच पर नहीं, दावोस के इतर, ठीक है ना, मतलब जहाँ पर हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम उसके बगल में, यानी कि वो तो हो ही रहा है जिसको मतलब हो रहा है, लेकिन ये मिस्टर ट्रम्प ने जो है डावोस के साइडलाइंस पर जो है ना उसने कहा है या दावा किया है दैट वाशिंगटन हैड रीच्ड अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? बेसिक एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसी रूपरेखा मतलब कि मैं पहुंचा है किसके साथ? यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है, जिसमें जो है ये फ्रेमवर्क को एड्रेस मतलब कि उसके लिए एड्रेसिंग आ रहा है, जिसमें जो है ना एड्रेसिंग का मतलब यहाँ संबोधित करना नहीं है या टॉकिंग नहीं है, एड्रेसिंग का मतलब हो गया समाधान, सॉल्व करना, ठीक है ना। यूएस सिक्योरिटी एंड रिसोर्स इंटरेस्ट, यानी कि यूएस की जो सुरक्षा है और जो रिसोर्स इंटरेस्ट है यानी कि संसाधन को लेकर जो रुचि है उसके बारे में ये फ्रेमवर्क है, ठीक है ना, उसके बारे में ये फ्रेमवर्क पर जो है वाशिंगटन यानी कि अमेरिका जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्रेमवर्क में एक बेसिक एग्रीमेंट किया है, वो मतलब कि मिस्टर ट्रंप ने ये दावा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स ऑफ प्रपोजल्स, मीडिया का जो रिपोर्ट्स है, ठीक है, ये सुझावों का प्रपोजल्स में क्या है? अलाउइंग इन डेफिनिट अमेरिकन बेसिंग राइट्स एंड एक्सेस टू सबसॉइल रिसोर्सेज, ठीक है ना, यहाँ तक है। और ये मीडिया रिपोर्ट्स का जो है ये आपका सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा, और मीडिया रिपोर्ट जो है मेन सब्जेक्ट है, तो उसका आपका वर्ब जो है री इन्फोर्स है यहाँ पर, ठीक है। तो मीडिया रिपोर्ट्स जो है उन प्रपोजलों का जिसमें अलाउ किया गया है इनडेफिनिट अमेरिकन बेसिंग राइट्स, ठीक है ना। बेसिंग राइट्स का मतलब समझिए, बेसिंग राइट्स वो राइट्स होते हैं जिसमें जो है आप किसी मतलब कि जो आप एक आधार बनाते हैं सैन्य मतलब कि वहाँ पर एक आधार बनाने का या सैनिकों को रखने का, एंड एक्सेस टू सबसॉइल रिसोर्सेज, और जो एक्सेस है आपका जो मतलब वहाँ तक जो पहुँच है उसको उस रिसोर्सेज तक, तो उसके बारे में ये बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो रीइंफोर्स का मतलब स्ट्रेंथन करती है। द परसेप्शन मतलब जो एक तरीके से कहिए जो समझ है, जो एक दैट दिस पुश इज ड्रिवन लेस बाय सिक्योरिटी, कि ये जो पुश है, ये जो बार बार जो एक जोर डाला जा रहा है वो संचालित हो रहा है सिक्योरिटी से नहीं, बल्कि ये जो है एक्सट्रैक्शन एंड कंट्रोल से हो रहा है। यानी कि यहाँ के जो मिनरल वेल्थ है
उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए और वहाँ पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये पुश किया जा रहा है, यानी कि इसको जो है एक तरीके से जोर डाला जा रहा है। तो ये इस परसेप्शन को, इस जो एक समझ है इसके बारे में, इसको स्ट्रेंथन करता है ये मीडिया रिपोर्ट्स। दावोस लॉन्ग प्रोजेक्टेड एज अ फोरम फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन। अब देखिए, दावोस को जो है ना लंबे समय से, ठीक है ना, अब देखिए स्टेजिंग, हमने आपको यहाँ पर जो एक चीज़ बताना, ये कहाँ चले गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर वहाँ मिलेगा तो देखेंगे। तो दावोस जो है, जिसको लंबे समय से जो है ना प्रोजेक्ट किया गया है एज अ फोरम फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन, इसको किसके रूप में, वैश्विक सहयोग के मंच के रूप में इसको प्रोजेक्ट किया गया है दावोस को। अपीयर्ड दिस ईयर, इस साल जो है वो किसके रूप में अपीयर्ड हुआ, दिखा, एक स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में फॉर रिसर्जेंट रिसोर्स नेशनलिज्म, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, स्टेजिंग ग्राउंड का जो मतलब होता है वो क्या होता है। ग्राउंड मतलब कि एक तरह के स्टेज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर आप स्टेज करते हैं, कोई चीज़ को मंच पर लाते हैं, ठीक है ना। तो इसको आधार या मंच समझिए, यानी कि आमतौर पर जो है ना स्टेजिंग ग्राउंड सेना का वह स्थान होता है जहाँ युद्ध पर जाने से पहले सैनिक और हथियार इकट्ठा किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि इसका यह अर्थ है कि ये एक अखाड़ा है, यानी कि ऑथर यह कहना चाह रहा है कि दावोस जो कभी शांति की बात करता था, अब इस नई लड़ाई का मुख्य केंद्र बन गया है, समझ गए ना। तो कभी वो शांति की बात, सहयोग की बात करता था, अब वो किसके रूप में दिख रहा है, एक स्टेजिंग ग्राउंड के रूप में दिख रहा है, ठीक है ना, यानी कि एक अखाड़े के रूप में दिख रहा है, नई लड़ाई के मुख्य केंद्र के रूप में। और रिसर्जेंट का मतलब जो होता है वो जानते हैं क्या होता है, मतलब फिर से उभरता हुआ, ठीक है। रिसर्च का मतलब कि कोई पुरानी चीज़ का फिर से जीवित होना, ठीक है ना, रिसर्च होता है, ठीक है ना। तो मतलब ऐसी सोच जो पहले गायब हो गई थी, समझ रहे हैं ना, ऐसी सोच जो पहले गायब हो गई थी लेकिन अब फिर से लौट रही है या जोर पकड़ रही है, जैसे कि कॉलोनलिज्म, ठीक है ना, जो जिसको नया शब्द नियो कॉलोनलिज्म के रूप में देख रहे हैं। और एक और शब्द है रिसोर्स नेशनलिज्म। रिसोर्स नेशनलिज्म का भी मतलब समझिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर, यानी कि इसका जो मतलब है कि कोई देश यह सोचने लगे कि दुनिया के खनिजों, तेल या जमीन पर सिर्फ मेरा हक होना चाहिए ताकि मैं और ताकतवर बन सकूं, तो उसे रिसोर्स नेशनलिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर ट्रम्प का ग्रीनलैंड को खरीदने का सुझाव इसी सोच का हिस्सा है, यानी दूसरे देश की संपत्ति को अपने फायदे के लिए कब्जे में ले लेना है, ठीक है। तो पूरे वाक्य का जो अगर इसको पूरा देखेंगे तो क्या है ये, तो जो ये दावोस जो है, ठीक है ना, मतलब कि किसके रूप में देखा, जो कि आप लंबे समय से इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है एक ग्लोबल फॉर्म के रूप में, ठीक है, फॉरम के रूप में, मंच के रूप में। लेकिन इस साल जो है ना, ये दिस ईयर, इस साल जो है ये लगा, ये दिखा किसके रूप में, कि एक ऐसे अखाड़े के रूप में, एक ऐसे अखाड़े के रूप में, ठीक है, जहां देशों के बीच, मतलब जहां देशों के बीच जो है प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने वाली पुरानी जिद फिर से उभर कर सामने आ रही है, यानी कि वो जिद जिसमें मैं ही सब कुछ हूँ और ये सारे जो रिसोर्सेस हैं वो मेरे ही अंदर रहेंगे ताकि मैं और ज़्यादा ताकतवर बनता रहूँ। तो ये जो जिद है, ये जो सोच है, उसके बारे में कहा जा रहा है। इन डूइंग सो, ऐसा करके, इट मे हैव सोन द सीड्स, इसने जो है एक बीज बो दिया है, एक शुरुआत कर दिया है ऑफ ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, एक नया विश्व व्यवस्था का, जो अंडरमाइन करती है द वेरी रूल्स बेस्ड सिस्टम दैट पोस्ट वॉर अमेरिका वंस बिल्ड, जो कमजोर बनाती है उसी नियम आधारित व्यवस्था को जिसको जो है पोस्ट वॉर अमेरिका ने, यानी कि अमेरिका युद्ध के बाद का जो अमेरिका ने कभी बनाया था, ठीक है ना, वंस मतलब कभी बनाया था। आयरोनिकली, विडंबना यह है कि बाय एलिनिएटिंग एलाइज, यानी कि
सहयोगी देशों को अलग थलग करके मिस्टर ट्रम्प जो हैं मे बी नजिंग देम, मे बी मतलब एक संभावना है, उनको जो धकेल रहे होंगे टुवर्ड्स बीजिंग, वो उनको जो है धकेल रहे हैं या उनको जो है जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं बीजिंग के पास। ठीक है, अब बीजिंग के बारे में बताया जा रहा है, बीजिंग मतलब चाइना, ठीक है ना, जैसे भारत के लिए जो न्यू दिल्ली लिखते हैं उसी तरह चाइना के लिए बीजिंग लिखते हैं। चाइना दैट हैज़ नाउ, एक ऐसा चीन जो अब जो है वो पूरी बड़ी महाशक्ति जो है बन चुकी है, समझ गए ना। तो चाइना जो है ये सारा काम जो है ना चाइना को ही दबाने के लिए किया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं चाइना को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन चाइना तो उभरता ही जा रहा है दिन ब दिन। और आप देख रहे होंगे कि सारे देश तो ट्रम्प के डिक्टेट्स के सामने झुक रहे हैं, लेकिन एकमात्र चाइना है जो उसको उल्टा जवाब भी देना कि मतलब की क्षमता रखता है और वो देता भी है। तो आज के विश्लेषण से यह साफ है कि ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का एक टुकड़ा नहीं बल्कि भविष्य की वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। ट्रम्प की संसाधन राष्ट्रवाद यानी कि रिसोर्स नेशनलिज्म वाली सोच भले ही अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए हो, लेकिन फिलहाल ये चीन के लिए नए रास्ते खोलती नजर आ रही है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ग्रीनलैंड में रुचि दिखाना सही है या यह पुराने औपनिवेशिक दौर की वापसी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही रोजाना द हिंदू एडिटोरियल के गहरे एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।